जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसपे मैं आर्य शर्मा आज बात करने वाला हूं डाइजेशन सिस्टम की। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम वह एक ऐसा सिस्टम जिसका स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यानी कि अगर हम बात करें ये डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी हमारा जो पाचन तंत्र है, जिसमें हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो है हमारा पाचन तंत्र। यानी पाचन तंत्र ये हाई स्कूल के लिए जो विज्ञान है, यानी जो आपका बायो है, उसमें बहुत ही अहम रोल निभाएगा। साथ ही साथ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। तो चाहिए आइए इसको हम समझ लेते हैं और किस तरीके से आप इसमें से सारे अंगों को बारी बारी करके समझेंगे, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये पूरी आहार नाल क्या होती है, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी जो पार्ट होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग लेते हैं। तो इसको हम इस पूरे बारे में समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे, पहले पाचन तंत्र होता क्या है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में लगभग 4 से 5 तंत्र होते हैं। जैसे एक पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, है ना, परिवहन तंत्र होगा, तंत्रिका तंत्र हो गया। उसी क्रम में जो पाचन तंत्र है वो उसका यहाँ पे अध्ययन होने जा रहा है। जैसा कि पाचन तंत्र क्या है बच्चा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पाचन तंत्र भोजन के लिए, पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब हम जो कुछ भी दिन भर में खाते हैं, तो वो खाने से लेकर पचाने तक का, यानी अंगीकृत करना और पचाना एक ही बात है। मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं, क्या इसी फॉर्मेट में हमारी बॉडी हमसे न्यूट्रिएंट ले लेती है? आंसर होगा नहीं। क्योंकि अगर हमने आलू खाया है, अगर हमने सेब खाया है, या हमने दूध पिया है, तो दूध से डायरेक्ट हमें पोषण नहीं मिल जाता। उसको पहले अवशोषण के रूप में, जो अवशोषी पदार्थ होते हैं उस रूप में कन्वर्ट करना रहता है, और ये काम बखूबी हमारा पाचन तंत्र करता है। जिस प्रकार किसी सिस्टम में, जैसे अगर कंप्यूटर ले लिया जाए, तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। मतलब अगर हम बात करें, जैसे हमने MS ऑफिस खोल रखा है, तो MS ऑफिस में वो सारी चीजें होंगी जो हमें वहां पे जरूरी है। ठीक है, अगर हमने कोई सोशल मीडिया का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर खोल रखा है, तो उसमें उससे रिलेटेड चीजें होती हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में जब हम पाचन तंत्र की बात करेंगे, तो बाकी सारे तंत्र को लगभग मानते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये जो आपको पूरा सा नजर आ रहा है, मुंह से लेकर और एनस तक, ये निचला पार्ट क्या कहलाता है? एनस कहलाता है। तो ऊपर मुंह से लेकर एनस तक जो खाने के साथ होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और जब पाचन क्यों होता है? क्योंकि हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। हमारी काम करने के लिए हमारे पास ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कैसे मिलेगी? भोजन से मिलेगी। तो क्या भोजन से डायरेक्ट ऊर्जा हम ले पाएंगे? आंसर होगा नहीं ले पाएंगे। तो उसको सबसे पहले ऐसे पार्टों में, ऐसी कंपाउंड्स में ब्रेक करना होगा या कन्वर्ट करना होगा जो हमारी बॉडी उससे क्या कर पाए? अवशोषित कर पाए, और अवशोषित करके उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर पाए, और हमें तब कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा पाचन तंत्र, जैसा आपने देख लिया कि पूरा मुंह से लेकर, और इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम बारी बारी करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग खाना खाते हैं, तो कहाँ जाता है हमारा खाना? सबसे पहले मुंह में ही रखते हैं। ठीक, मुंह में, यानी अगर हम पाचन की कुछ बात कर लें, तो जटिल पोषक पाचन होता क्या है? अभी आपने पाचन तंत्र समझ लिया। पाचन तंत्र क्या है? भोजन के लिए, पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा क्या होती हैं? परफॉर्म करी जाती है। विभिन्न अंग उस क्रिया में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, और ये अंग मिलकर एक क्या? तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। एक्चुअली पाचन क्या होता है? पाचन मतलब डाइजेशन होता क्या है? तो अगर हम बात कर लेंगे, जटिल पोषक पदार्थ जो होते हैं, जटिल पोषक पदार्थ जो होते हैं, है ना, पदार्थ वो बड़े अणुओं के विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल
छोटे और घुलनशील पदार्थों में क्या होते हैं, परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे कि हमने दूध पी लिया तो दूध को डायरेक्ट हमारी बॉडी अवशोषित नहीं कर पाती है, दूध से प्रोटीन अलग, प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव होता है, पाचन होगा, तो प्रोटीन को पाचन करने के लायक बनाने के लिए जो पूरी इसमें कई सारे एंजाइम आकर मिलते हैं हमारे खाने में, कई सारे एंजाइम्स मिलेंगे, कई सारे जूस मिलेंगे और उनकी सहायता से वो जब पाचन लायक हो जाता है तब वो बॉडी हमारी क्या कर लेती है, उसे अंगीकृत कर लेती है और ऊर्जा का निर्माण करती है। तो इसमें सबसे पहले की जो बात हो रही है पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होंगे, इसको अगर हम समझ लेते हैं तो बेटा पाचन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग सम्मिलित किए जाते हैं जो भोजन को चबाने, है ना, चबाना कौन है, हम सबसे पहले खाने को रखते हैं मुंह में, तो उसे चबाने से लेकर निगलने, पचाने और अवशोषित करने के अतिरिक्त अधपचे और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का भी कार्य किया जाता है ना। इसके अंतर्गत आहार नालियां, पाचन नली और पाचन तंत्र के अंग आते हैं। ठीक है, जैसे खाना को हमने खाने से लेकर यहाँ मुंह में रखने के बाद चबाया, चबाने के बाद खाना खाने, आप जैसे कोई चीज मुंह में रखे उसके बाद ऐसे डायरेक्ट निकलना नहीं जाता, सबसे पहले हम खाने को जब मुंह में रखते हैं तो उसपे अब से जो पहला काम है वो कौन करता है, दांत करते हैं। दांत क्या करते हैं, उसको खाने को चीरते, फाड़ते, रगड़ते हैं, उसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल एक जैसा पेस्ट होता है लुगदी बना देते हैं खाने की, और जो लार एंजाइम होता है वो आके उसको रसीला बना देता है, मीठा खाना बना देता है, जिससे हमें उसे निगलने में आसानी रहती है। अगर जैसा हमने खाना खाया उसी को निगलना पड़े तो प्रॉब्लम आ जाती है, और ये आपने भी क्या हुआ, फेस किया होगा। तो सबसे पहले ये कुछ उसके पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इसको माउथ या माउथ कैविटी कहेंगे, यानी मुंह से जो हम लोग खाना रखते हैं। उसके बाद खाना आता है एक पतली सी पाइप के थ्रू, इस पाइप को बेटा हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी, है ना, ग्रसनी कहा जाता है ना। यहाँ पे दो पाइप होती है हमारे सामने, एक सामने वाली पाइप, उससे एक पीछे वाली। सामने वाली पाइप जो होती है वो विंड पाइप होती है, हवा की नली होती है, और उसके जस्ट पीछे क्या होती है, एक ग्रास नली होती है जिससे खाना जाता है। ठीक, तो ये दो नलियां हमारी गर्दन में पाई जाती हैं, जिसमें सामने वाली क्या है, वायु की नली है, ये किसकी है, विंड पाइप है। इसके जस्ट पीछे जो दिखाई गई है वो हमारी क्या है, ग्रसनी है, यानी खाने वाली पाइप है। अब खाना वहां से आके एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, किसमें, ये एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्टमक कहते हैं, यानी इसे आमाशय कहेंगे, आमाशय, इसे क्या कहते हैं, आमाशय, यानी पेट। एक्चुअल में जो हमारा स्टमक होता है उसे क्या, आमाशय कहा जाता है, और खाना ग्रसनी के बाद किसमें आता है, इस आमाशय में आता है। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, स्टमक कहेंगे। आमाशय के बाद जो अगला पार्ट है वो हमारे पाचन में रोल निभाता है, कौन, ये सबसे अहम पार्ट, जिसे हम लीवर, यानी कि क्या कहते हैं, यकृत या लीवर कहा जाता है। लीवर मतलब यकृत, समझ में आ गया, यकृत। अक्सर आपने देखा होगा जब आपको लूज मोशंस हो जाते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो सर कुछ भी खाएं प्रॉब्लम हो जाती है, लैट्रिन में ही बैठना पड़ता है, थोड़ा खाओ तुरंत जाना पड़ता है। तो ये कब हो जाता है, जब आपका ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लीवर है, ये अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करता है पूरे पाचन सिस्टम में। क्योंकि सिस्टम, चाहे वो पाचन हो चाहे हमारी भौतिक जीवन में कोई सिस्टम हो, दोनों काम तभी अच्छे से करेंगे जब क्या होंगे, जब उसमें हर मेंबर अपना काम एक अच्छे ढंग से कर रहा होगा। तो जब हमारा लीवर गड़बड़ करने लगता है, यानी अपना कुछ काम ढंग से नहीं कर रहा होता है, तो ही हमारा लूज मोशन, अनपाचन, है ना, गैस प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और आपको पता है जो लीवर ही होता है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन पाई जाती है, वो लीवर होती है। ठीक है, तो लीवर के बाद इसके जो अगला पाचन है जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। गाल ब्लैडर बेटा लीवर के जस्ट नीचे ही एक थैली नुमा रचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है, गाल ब्लैडर कहा जाता है। उसके बाद बेटा गाल ब्लैडर के बाद आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक किस तरीके की, ये आपको नजर आ रही होगी, ये पैनक्रियाज बिल्कुल खीरे जैसी रचना होती है ना, अगर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल। और इसके जस्ट ये स्टमक के पीछे होती है, इसलिए सामने से
नहीं दिखती। स्टमक के यानी जो हमारा ये आमाशय होता है, आमाशय के जस्ट क्या होती है, आमाशय के जस्ट पीछे होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज को इस तरीके से ऐसी रचना होती है। पैनक्रियाज के बाद बेटा ये जो सांप जैसा आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। यानी खाना अब कहाँ पे आता है, बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत से खाना कहाँ चला जाता है, इसके अंदर, सॉरी उसके बाद आता है छोटी आंत में, यानी जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, छोटी आंत। तो छोटी आंत ये बीच में है ना, पहले हम छोटी आंत की बात करेंगे। ये छोटी आंत, जिसकी लंबाई तो लगभग 6 मीटर होती है, लेकिन ये इस तरीके से इसमें क्वाइल्ड होती है। मतलब क्वाइल्ड का मतलब है इसके अंदर ऐसी मुड़ी उड़ी रखी होती है, जो कि हमें एक्चुअली इसका नाम है छोटी आंत। लंबाई इसकी इससे ज्यादा बड़ी होती है। अभी हम इनको बाई पार्ट समझेंगे, अभी आपको हमें इन पार्टों के बारे में क्या परिचय करा रहे हैं। तो छोटी आंत आपकी ये हो जाती है। छोटी आंत के बाद ये बेटा जो रचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। ठीक, तो ये पार्ट थे जो पाचन क्रिया में रोल प्ले करते हैं, यानी जो हम खाते हैं उसको हमें अंगीकृत करने में हेल्प करते हैं। तो आइए इन पार्टों को अलग अलग समझते हैं और इनमें देखते हैं खाने के साथ ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ पार्ट्स लिखे गए हैं, जैसे हमारे जो अंग हैं, पहला मुंह हो जाएगा, फिर ग्रसनी हो जाएगा, फिर ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, है ना, ये सारे पार्ट हैं। और अगर हम ग्रंथि, ये 7 पार्ट हैं, जो मल द्वार मतलब जो नीचे रेक्टम होता है, जिससे हम लोग अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, तो ये 7 पार्ट है। इनमें अलावा इनके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम लार ग्रंथियों के बारे में, कुछ ग्रंथियां हैं जो क्या करेंगी, जूस बनाती हैं, जो खाने में पाचन में हेल्प करता है। उसमें से लार ग्रंथियां, ठीक, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज कहते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथियां भी होती हैं जो हमारे पाचन को क्या करती हैं, पाचन में रोल प्ले करती हैं। ठीक, तो आइए एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं खाने के साथ क्या होता है। तो बेटा सबसे पहला जो पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुंह कहते हैं। जो हमारा माउथ होता है, उसमें होता क्या है आपको पता है, ये बड़े बड़े, है ना, यहाँ पे आपको कितने 32 दांत, टोटल कितने 32 दांत पाए जाते हैं। ये एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि एक एडल्ट में की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी हम लोगों के जब स्टार्टिंग में हम लोग वही 14-15 के होते हैं, तो हमारे दांत लगभग 28 दांत होते हैं। उसके बाद 4 दाढ़ें एक्स्ट्रा बाद में निकलती हैं, जिन्हें हम लोग अक्कल की दाढ़ें कहते हैं, है ना। तो टोटल कितने दांत होते हैं, ये 32 होते हैं। इसमें अलग अलग, जैसे सामने के ये 4 है ना, इन्हें हम लोग, ये जो 4 हैं, इनको क्या कहा जाता है, इंसीजर, यानी कि इनको हम चमड़क कहते हैं। ठीक है, उसके अग्र चमड़क कहते हैं। ठीक है, इंसीजर मतलब अग्र चमड़क। ऊपर ये 2 चौड़े दांत होते हैं और नीचे 2 चौड़े दांत होते हैं। ये क्या करते हैं, खाने को काटने का काम करते हैं। जैसे आपने कुछ खाया तो काटने का काम कौन करते हैं, ये आगे के हमारे चौड़े दांत करते हैं। उसके बाद बेटा, उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर का मतलब होता है इन दांतों के बाद ये नुकीले दांत पाए जाते हैं, है ना। नुकीले दांत के जो सेट होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको प्रीमोलर कहते हैं, या इनका जो नाम होता है वो होता है चमड़क। चमड़क ये खाने को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो आपने खाया है उसको क्या करते हैं, चीरते हैं। वो कौन काम करते हैं, प्रीमोलर। सब दांतों के अलग अलग काम होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद बेटा जो पिछले दांत होते हैं उनको हम लोग मोलर कहते हैं। और मोलर का मतलब ऐसे ये सिलबट्टे जैसे होते हैं जो खाने को कूटने का काम करते हैं। और उसके जस्ट पीछे जो दाढ़ें और ज्यादा चौड़ी होती हैं जो खाने को पीसने का काम करते हैं। तो 4 प्रकार के हमारी बॉडी में क्या, हमारे मुंह में दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पे खाने मुंह में ही कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक लार ग्रंथि होती है जो जस्ट मुंह के पीछे होती है, और एक ऊपर की तरफ लगी होती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां यानी जब खाना हम सबसे पहले मुंह में रखते हैं तो खाना सबसे पहले मुंह में जाने के बाद इसमें कुछ जूस यानी जो ये ग्रंथियां हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम को क्या करती हैं, स्रावित करती हैं, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं टालुइन। तो जो टालुइन है, टालुइन है ना, टालुइन नामक जो एंजाइम है वो कहाँ निकलता है, मुंह में आके ही उस खाने के साथ मिलता है। और आपको पता है इसका काम क्या है, ये खाने को मीठा करता है,
साथ ही साथ कैसा क्षारीय माध्यम प्रवाहित करता है, खाने को मीठा कर देता है। और इसको दांत इसको क्या करते हैं, जो आप खाते हो उसको रगड़ रगड़ के क्या करते हैं, बिल्कुल हलवा, बिल्कुल चटनी बना देते हैं ताकि आपको निगलने में बहुत आसानी हो पाए। तो माउथ में खाने के साथ क्या होता है आपने जाना, जैसे ही आप आगे खाना जाएगा तो सबसे पहले काटेगा कौन, आगे के दांत, फिर सारे दांत अपना अपना रोल प्ले करके उस खाने के साथ खूब कूट पीस के मसाला लगा के बिल्कुल क्या कर देंगे, बिल्कुल उसको पेस्ट बना देंगे ताकि वो निगलने लायक बन जाए। और लार का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लार नहीं आएगी तो खाना बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा, उससे निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आके सबसे पहले खाना क्या होता है, लार आके उसमें मिलती है और लार उस खाने को क्या कर देती है, बिल्कुल मीठा कर देती है, पेस्ट बना देती है, जिससे आसानी से हम क्या कर पाए, निगल पाए। उसके बाद बेटा जो पार्ट रोल प्ले करता है वो ग्रसनी का होता है। ग्रसनी का मतलब एक ऐसी पाइप जो जिससे खाना यहां से जाने के बाद क्या सीधे यहां पर एक आप देखोगे कि कैविटी होती है, यहाँ पे दो पाइप्स होती हैं। तो दोनों पाइप, जैसे एक पाइप ये है और दूसरी पाइप यहाँ पे लगी है, तो इस पे एक ही प्रकार का ढक्कन होता है। ठीक ऐसे एक ढक्कन लगा रहता है इस पे। वो ढक्कन जैसा कि आपने देखा होगा, कभी कभी एक दरवाजा हमारे पास ऐसा एक दरवाजा होता है कि अगर एक दो दरवाजों के एक ही वहां पे एक पल्ला लगा हुआ है, अगर हम ये वाला बंद करते तो वो खुल जाता है, उधर बंद करते हैं तो ये वाला खुल जाता है। तो ऐसे ही हमारे पीछे एक कैप लगी होती है जो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के दरवाजों का ढक्कन बनती है। मतलब जब खाना जाता है तो खाना जाने, जब आप खाना खाते हो तो जो ये ढक्कन होता है वो किस पे, विंड पाइप पे ऑटोमेटिक लग जाता है, जिससे खाना किस में जाए, खाना हमें ग्रसनी में जाना चाहिए। अगर विंड पाइप में यानी हवा वाली नली में खाना चला गया तो आपको बहुत तेज का क्या, जिसको बोलते हैं ठूंसा लग गया ना, बहुत तेज जब खाना का एक पार्टिकल कहां पहुंच जाता है, हवा वाले में। ठीक वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग बात करते हैं कि इसीलिए कहा जाता है खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। खाते वक्त बात करने से होता क्या है, क्योंकि आपको सांस भी लेना पड़ेगा। जब आप बात करोगे तो बीच में क्या करना पड़ेगा, आप बात करते समय ज्यादा सांस खर्च करोगे और सांस लेने के लिए आपको विंड पाइप भी खुल जाएगी। तो विंड पाइप अगर हल्की सी खुल गई और तब तक खाना भी पहुंच गया तो ढक्कन कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको बंद करें किसको खोलें। तो अगर उसने गलती से वो ढक्कन लग गया किस पे, फूड पाइप पे, और खाने का थोड़ा भी पार्टिकल कहां पहुंच गया, हमारी विंड पाइप में पहुंच गया, तो जैसे ही वो फेफड़ों में पहुंचेगा तो फेफड़ा एकदम से प्रेशर क्रिएट करेगा उसको बाहर निकालने के चक्कर में, जिसे ही आपको खांसी या ठोंसा अचानक से आता है, ताकि वो पार्टिकल फिर से मुंह में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए खाना खाते समय आपको मुंह नहीं, मतलब मुंह तो खोलने पड़ेगा, मतलब बातें नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो खाना इससे माउथ के बाद कहां जाता है बेटा, निगलने। ये जो ग्रसनी होती है ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती, जैसे एक ट्यूब होता है। आपने देखा होगा जब आप पेस्ट वाला ट्यूब करते हो, मतलब दांत पेस्ट करते हो दांत को, तो उसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट को पीछे से जब उसमें कम रह जाता है तो पीछे से दबाते हैं, तो पीछे से दबाते हैं तो आगे वो जाके निकलता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी ये पाइप होती है जो क्या होती है, ये ऐसे कंप्रेस होते हुए ऐसे निकलती है। जब खाना यहाँ होता है तो ये मोटी होती है, फिर ये अपने आप पुश होती है, तो पुश होने से खाना यहाँ पे आ जाता है, फिर ये इधर पुश होती है तो खाना नीचे चल जाता है। यानी पुश हो के जब ग्रसनी ऐसी कोशिकाएं होती हैं कि ये क्या होती है, इनके बीच में होल बहुत कम होता है, लेकिन जब ये पुश होती है तो ये होल बढ़ जाता है। तो उसी पुशिंग के कारण खाना नीचे की तरफ आता है। यानी कि अगर आप कभी कभी उल्टे लटके, यानी लेट के भी तो खाना खाते हो, अगर हम लेट के खाना खा रहे होंगे तो भी खाना पेट में चला जाता है, क्योंकि अगर खाना ग्रेविटी के कारण जाता होता तो भाई हम लेटे हैं तो खाना खाए हैं तो यहीं पे गिरना अंदर नहीं जाना चाहिए। या फिर हम कभी कभी बचपन में आपने देखा होगा कि लटके हैं, उल्टा लटक के भी अगर आप खाना खाते हो तो उसे निगला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रसनी होती है ऐसी प्रेशर क्रिएट करती है, मतलब वो दबा दबा के, है ना, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं जिससे खाने को नीचे पुश करता जाता है ना। आपने कुछ निचोड़ा है ऐसे, निचोड़ते जाओ तो नीचे निकलता है, सेम ये प्रोसीजर होता है इस ग्रसनी से खाने को नीचे ले जाते समय। ठीक, तो ये खाना जैसे है, आपने देखा कि किस तरीके से ग्रास नली क्या करती है, ये खाना है, ये फूड को यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे दबा हुआ नजर आ रहा है, ये दबेगा तो ये फूलेगा, ऐसे ये दबता दबता खाना कहाँ पे ऐसे कहाँ आ जाता है, ये हमारा है पूरा का पूरा क्या, इसे हम लोग बोलते हैं स्टमक, यहाँ पर खाना आ जाता है। यानी कि हमारे आमाशय में खाना ग्रसनी के थ्रू होके आता है।
अगर हम आमाशय की बात करें बच्चा, तो आमाशय इस बिल्कुल जे आकार का होता है। ये आमाशय हमारा क्या, जो आमाशय होता है, आमाशय ये जे आकार का होता है। अंग्रेजी का जैसे जे अक्षर होता है उसी आकार का ये हमारा आमाशय होता है। इसमें खाना जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक खाना यहाँ पर रुकता, 3 से 4 घंटे तक, ठीक है। और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट एक एंजाइम, एक अम्ल आके मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपकी बॉडी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये इसका काम क्या है, ये कहाँ आके मिलता है, जब हमारा खाना कहाँ आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है, यानी हमारे आमाशय के अंदर आ जाता है, तो इसमें इसको ब्रेक करने के लिए ये HCl आके इसमें मिलता है। HCl के 2 इंपॉर्टेंट काम है। पहला, ये जो खाने के साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं हमारे खाने के साथ, जैसे हाथ धोए नहीं आए, आपने उड़ा दिया, ठीक, नाखूनों के वजह से या उसे बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं। तो इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो मारने का काम कौन करता है, HCl जब आके खाने में मिलता है तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया पहुंचे हैं हमारे पेट में, इनको ये क्या कर देता है, मार देता है। साथ ही साथ क्या करता है, जो जल्दबाजी में आपने खाना खाया है ना, तो उसके बड़े बड़े पार्टिकल रह गए होंगे, उनको ब्रेक करने का काम करता है। यानी जो छोटे, मतलब जैसे आपने देखा होगा अक्सर लड़कियों या औरतों को खाना खाते समय, है ना, हालांकि पर्सनली मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा चावल रखा पास, है ना, जब अकेले खा रही हूं, वैसे तो एक एक चावल 10 बार रख के खाएंगे, लेकिन अगर प्राइवेट में अगर खा रही हैं तो मुंह में रखा पास, मतलब बिना उसे चावल को तोड़े फाड़े, मतलब दांत का इस्तेमाल वहां पे नहीं करते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा खाया है, जब चावल खाया सीधे निगल लिया, चाउमीन खाया निगल लिया, तो ये जब हमारे पेट में जाएगा तो ऐसे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना, तो उसमें ये HCl आके मिलता है और उस चावल के टुकड़ों को क्या कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ताकि वो क्या, और सारे कई सारे एंजाइम आके इसमें मिलते हैं जो खाने को यहाँ पे पचाने लायक बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया आमाशय का, और आमाशय में खाना 4 से 5 घंटे तक रुकता है। इसका रीजन यही है, इसीलिए हमको 4 घंटे के बाद क्या लग जाती है, भूख लग जाती है। जब तक खाना हमारे आमाशय में रहता है, यानी उनके साथ क्रियाएं हो रही होती हैं, डाइजेस्ट हो रहा होता है, तब तक हमें भूख का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से खाना आगे बढ़ता है छोटी आंत की तरफ, वैसे ही हमें भूख फिर से महसूस होती है। मतलब यहाँ वैकेंसी हटी नहीं कि इसने क्या लाओ और लाओ, खाना लाओ, इसलिए हमें 4 घंटे के बाद अक्सर भूख लग जाती है। उसके बाद बेटा जो खाना जाता है वो कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में। हाँ, जब यहाँ पे आमाशय में खाना रहता है उसमें कई सारे जूस आके मिलते हैं, जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस। तो जो बाइल जूस होता है ये कहाँ, इसका निर्माण बेटा या कहाँ होता है, यकृत में होता है ना, यकृत। अभी जो हमने बात करी थी, यकृत में बाइल जूस का निर्माण होता है, जो कहाँ पे, डायफ्राम में इसका इकट्ठा किया जाता है और ये आके यहाँ पे खाने के साथ मिलता है। बाइल जूस में कई सारे पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने को क्या करते हैं, पाचन करते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज जो होता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशयिक रस का निर्माण करता है, वो अग्नाशयिक रस आके भी इसमें मिलता है, जो क्या कर लेता है, इसके खाने को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक। तो खाना फिर अभी आपने देखा, खाना मुंह से ग्रास नली से होके कहाँ पहुंचा, खाना पहुंचा हमारे आमाशय में, आमाशय में रुका 4 से 5 घंटे, और 4 से 5 घंटे के बाद ये जो खाना है कहाँ पहुंचेगा बेटा, छोटी आंत में पहुंचेगा। छोटी आंत की जो लंबाई होती है, इसका नाम है छोटी, लेकिन ये बहुत खोटी है ना। इसकी जो लंबाई है बेटा वो कितनी है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 मीटर की होती है ना। 6 मीटर, 6 मीटर जानते हो, 6 मीटर लगभग 2 मंजिला मकान के बराबर होता है 6 मीटर, है ना। 6 मीटर का मतलब लगभग 2 मंजिल मकान के बराबर। ये छोटी, मतलब नाम ही छोटा, इसको अगर सीधा कर दिया जाए तो ये इतनी लंबी यानी 6 मीटर की होती है। बस ये पतली होती है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, छोटी आंत रखा गया। यानी जो अवशोषण होता है, छोटी आंत का जो काम होता है, खाना छोटी आंत में आने, यानी जो अवशोषण का काम होता है, अवशोषण, खाना अवशोषित कहाँ होता है बेटा, वो होता है छोटी आंत में। यानी पूरा का पूरा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वो प्रोटीन हो, सब अवशोषण कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में। जैसे ही खाना छोटी आंत में पहुंचेगा, वहां उसका क्या मेन काम है, अवशोषित करना। जो भी उसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं
उस न्यूट्रिएंट को क्या कर लेता है, छोटी आंत अपने पास रख लेता है। और छोटी आंत की अगर अंदर से रचना देखी जाए तो बेटा टॉवेल की तरह होती है। आपने एक तौलिया देखी है ना, तौलिया जिसके ऊपर फुचड़े जैसे नजर आते हैं ना, तो इसी तरीके से इसके अंदर फुचड़े जैसे होते हैं। अगर छोटी आंत को पीछे से फाड़ करके आप ऐसे पलटोगे तो तौलिया जैसे आपको क्या नजर आएंगे, छोटे छोटे फुचड़े नजर आएंगे। वही क्या करते हैं, वही पाचन में रोल प्ले करते हैं। मतलब वही उस जो उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट है ना ये होता है, उसको क्या कर देते हैं, अवशोषित करते हैं। तो छोटी आंत का क्या काम है बेटा, खाने को मतलब खानों में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अवशोषित करना। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसकी जो लोकेशन है बेटा, बड़ी आंत के बीच में एक क्वाइल नुमा क्या होती है, टेढ़ी बेड़ी सांप जैसी रखी हुई होती है। ठीक है, तो सोचो खाना हमारा कितनी दूर क्या होता है, मुंह से लेकर कितनी 6 मीटर तो आंत में ही खाली ट्रेवल करता है। उसके बाद अगली जो पार्ट होता है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। इसका नाम बड़ा इसलिए है क्योंकि ये मोटी है। ठीक, ये है हमारी बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे इसका नाम है बड़ी आंत। ये बाहर इस तरीके से दिखाई गई है। ठीक है, ये है आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत हमने बताया इसका डायमीटर ज्यादा होता, मतलब ये मोटी होती है, इसका नाम इसलिए बड़ी है। बाकी जो इसकी अगर लंबाई की बात करें बेटा, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी, 1.2 मीटर होती है ना। जहां पर क्या होता है, यहाँ पर बेटा जो काम है इसका, जो डाइजेशन में रोल है वो क्या है, जल का पाचन करना है ना, जल का पाचन करना है ना, पाचन या अवशोषण कह ले, है ना, जल का अवशोषण। अगर आपसे बड़ी आंत की बात कर लिया जाए कि बड़ी आंत क्या करती है, तो बेटा वो क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। मतलब जो हमने खाने के साथ पानी पिया है या जो खाने में पानी अवेलेबल है उसका अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। ध्यान रखना, बड़ी आंत में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है, जबकि छोटी आंत में उसके न्यूट्रिएंट, जितने भी खाने में न्यूट्रिएंट थे उनका जो अवशोषण है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इसमें एक जो इसका सबसे एंडिंग पार्ट होता है, मतलब लास्ट वाला, मैं आपको बताऊं, ये इस पार्ट को अपेंडिक्स बोलते हैं ना, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और ये वर्ड आपसे छुपा नहीं है। अपेंडिक्स को आप शायद जानते भी होंगे। खासकर ये एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी में जिसका हमारी बॉडी में कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट हमारी बॉडी में गॉड ने लगा दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसका जो बेवजह है, जिसका हमारे बॉडी में किसी से कोई क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, वो है अपेंडिक्स। हालांकि ये नुकसान और करता है। अपेंडिक्स की जो ये लंबाई होती है वो इतनी है, अगर मान लेते किसी वजह से अपेंडिक्स बढ़ गया, मतलब इसकी लंबाई थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो ये कभी कभी आके इस मतलब इसके सेकेंड पार्ट में क्या करने थी, दूसरे एंड में टच करने लगती है, ये छोटी आंत में टच करने लगती है, जिससे आपको एक भयानक दर्द होता है। कभी कभी आप जब आपका दर्द, पेट दर्द ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अपेंडिक्स का एक्सरे करवाना उचित समझते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ताकि पता चल जाता है कि अपेंडिक्स तो नहीं बढ़ा। अगर आप बार बार दवाई खाने से क्या होता है, ये दर्द शांत नहीं होता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, फाड़ के पेट आपका और ये अपेंडिक्स को काट देते हैं। वैसे भी ये अननेसेसरी होता है, तो उसको काट करके क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिससे आपका दर्द हमेशा के लिए शांत हो जाता है, मतलब कि आराम मिल जाती है। क्लियर हुई बात। तो एक सिरा इसका अपेंडिक्स होता है बड़ी आंत का, और दूसरा सिरा क्या होता है, एनस होता है, जो जिसको हम लोग मल द्वार कहते हैं ना। रेक्टम का जो निचला सिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, मल द्वार कहते हैं बेटा। मल द्वार का काम क्या होता है आप जानते हैं, जो इसके अंदर खाना पहुंचा हुआ होगा वो क्योंकि ट्रेवलिंग करके आया है, कम से कम 6 घंटे या कह ले 5 घंटे तो ट्रेवल करके आया ही है, 4 घंटे तक कम से कम आमाशय में रहा। उसके बाद छोटी आंत से 6 मीटर खाना, सब में खाने को आगे बढ़ाने का काम कोई यहाँ पे मोटर नहीं करता। क्या करता है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वही पुश करती जाती है खाने को, है ना। जैसे हम लोग ट्यूब्स को पुश करते करते ट्यूब को बाहर निकालते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर संकुचन होते रहते हैं, और संकुचन होते होते खाना पूरे 6 मीटर तक ट्रेवल करने के बाद इसमें आ पाता है। अब बड़ी आंत में ट्रेवल करते करते, यानी इसमें भी 1.5 मीटर की लंबाई है, तो खाना इसमें भी ट्रेवल करेगा, क्योंकि इसमें केवल जल का अवशोषण हो जाएगा, और जल के अवशोषण के बाद
जो कचरा बचेगा यानी जो अपशिष्ट है वो हमारे लिए बेकार है, उसको हमें क्या करना, अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जितना इंपॉर्टेंट है खाना उतना इंपॉर्टेंट है कचरे को बाहर निकालना। अगर हम लोग कचरे को अंदर रखते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें न्यूट्रिएंट की जो जरूरत पड़ेगी, पोषण की जरूरत पड़ेगी, तो अगर हम नया खाना खाएंगे तो पुराना कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि ये गोदाम नहीं है, यहाँ पे क्या है, लिमिटेड एरिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा, तब हम नया खाना खा पाएंगे। समझ में आ गया? तो खाना बड़ी आंत से होते हुए कहाँ जाता है, इस रेक्टम में आ जाता है। और रेक्टम में जब हमें पोटी लगती है, आपको याद है ना, जब पोटी लगती है तो हम जाके अपना वही जो कचरा है, जो खाने का वेस्ट है, वो हम एनस यानी मलद्वार के द्वारा नीचे निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपका ये मलद्वार की बात कर लिया। तो मलद्वार आपका क्या होता है, सबसे जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो सबसे निचला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मलद्वार कहते हैं। तो खाना सबसे पहले कहाँ खाया हमने, मुंह में ग्रास नली से होते हुए कहाँ आ गया, स्टमक में। स्टमक हमारा ये क्या, राइट हैंड साइड थोड़ा सा खिसका हुआ होता है, जे टाइप की संरचना है, उसमें खाना 3 से 4 घंटे तक रुकता है। उसके बाद उसमें कई सारे एंजाइम आके मिलते हैं, जैसे बाइल जूस आके मिलता है, यकृत से जो जूस बनता है, बाइल जूस सबसे इंपॉर्टेंट पाचन में है, वो आके मिलता है। पैनक्रियाज में जो आपका अग्नाशयी रस मिलता है वो आके मिलता है। और खाने बिल्कुल अब ये अवशोषण के लिए जब अवशोषित होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, तब इसे भेज दिया जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जितने सारे न्यूट्रिएंट हैं वो सारे क्या कर लिए जाते हैं बेटा, अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद खाना छोटी आंत से कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत से खाना कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है और फिर खाना यहाँ पे ट्रेवल करते करते एनस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सुबह लैट्रिन में उसका काम तमाम कर दिया जाता है। तो खाने से लेकर आपने निकालने तक का पूरा प्रोसीजर जान लिया है। यानी कि आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि हमारे जब हम खाना खाते हैं तो खाना के साथ क्या क्या होता है और क्या होने के साथ ये पूरा खाना कहाँ कहाँ तक जाता है। तो ये पूरा टॉपिक हमारे हाई स्कूल का था, जो आपने अब बखूबी समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो नया टॉपिक आए वो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।